हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग के लिए पिछली क्लास में बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो 40 नंबर के लिए एक जो घमासान चला हुआ है, यानी कि जो महासंग्राम जो हमने क्लास स्टार्ट किया है आप लोग के लिए, एकदम लगातार आप लोग को मिलता रहेगा। और उसी क्रम में ये आज क्लास दूसरा नंबर है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि अगस्त 2024 में होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग की तैयारी जो है शानदार आप लोग की इसी चैनल पर कराई जाती है। तो दोस्त मेरे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है कि निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। ये 5 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। बिल्कुल आप लोग को जिस तरह के आप लोग को बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को 5-5 ऑप्शन दिए जा रहे थे, ट्री 1.0 में भी उसी तरह ऑप्शन दिया गया। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरह एकदम तैयारी करते चलेंगे, ताकि परीक्षा में हम लोग को कुछ भी नया ना लगे। तो आप लोग मेरे साथ-साथ चाहे तो प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चल सकते हैं, या आप लोग अपना अ, नोट कर लीजिएगा कि कितना प्रश्न सही किए, और अंतिम में उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कितना हमने प्रश्न सही किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये यूनेस्को हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा। और यूनेस्को की अगर बात करें तो देखिए इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला तो देख लीजिए कि क्या और पूछा जाता है इससे। यूनेस्को का कभी-कभी आप लोगों को, ये कभी-कभी नहीं हमेशा आप लोग को मुख्यालय कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को पेरिस फ्रांस में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है मुख्यालय इसका। बात की जाए कि इसकी स्थापना अगर पूछ दे आप लोग की परीक्षा में, आप लोग एकदम बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। आप लोग के लिए इसी तरह इतना जबरदस्त मैं तैयारी करा दूंगा कि आप लोग को सेक्शन वाइज भी अगर आप लोग को पढ़ना हो ना, तो आप लोग हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो स्थापना की अगर इसकी बात की जाए, तो स्थापना आप लोग को हो जाएगा इसका 16 अगस्त 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ था यूनेस्को का, ठीक है ना? मुख्यालय हम लोगों ने देख ही लिया कि पेरिस फ्रांस में है। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो चलिए उसको भी मैं लिख देता हूँ। ये फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक सॉरी, ये साइन ई एन यहाँ पर छूट गया है। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक चीज और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर कभी परीक्षा में आप लोग को ये पूछ दे कि भारत जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, भारत यानी कि यूनेस्को का सदस्य कब बना। भारत सदस्य जो बना दोस्त मेरे, ये आप लोग को 1946 में जो है ये यूनेस्को का भारत जो है सदस्य बना था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जितना मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को किए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये बात आप लोग जानते हैं। तो आप लोग एक चीज और देख लीजिए, जो आप लोग को फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हो गई, तो कभी पूछ दे परीक्षा में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्त मेरे, ये 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड लीग की स्थापना जो की गई, ठीक है ना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है आप लोग को कि संविधान संशोधन की पद्धति
किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि अपने देश में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया चलती है, क्योंकि अपना जो संविधान है दोस्तों कई देशों के संविधान से कई उपबंधों को लेकर बना है, तो उसी क्रम में ये संविधान संशोधन की पद्धति जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से। कई बार आप लोग को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि भाई ये तो हो गया दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन संविधान संशोधन जो होता है ये कौन से अनुच्छेद से होता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। तो ये दोस्त मेरे आप लोग को हो जाता है अनुच्छेद 368 के तहत जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संसद के द्वारा अपनाई जाती है, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है आप लोग का आज का 4 नंबर प्रश्न है कि नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जितने भी प्रश्न आप लोग को मैं बता रहा हूँ आप लोग के बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बस धैर्यपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग को जबरदस्त टॉप लेवल का कंटेंट जो है आप लोग को हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेगा और हमेशा मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब तो बात आ गया कि भाई ये हिमाचल प्रदेश में है। कभी ये पूछ दे कि नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर ये स्थित है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये सतलज नदी पर स्थित है नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न ये पांचवा नंबर प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है। देखिए कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि देखिए आप लोग का जो ये 40 नंबर का जो कॉमन सेक्शन रहता है, जो सब किसी को 40 नंबर जो ये पेपर में पूछा जाता है, सबके लिए जो समान क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें आप लोग को जीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जीएस से यानी कि जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सारा प्रश्न आप लोग को उसी तरह आप लोग को देखने को मिलेगा, एकदम बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न आप लोग को ऐसे सेट में मैं इसी टाइप का सेट आप लोग के लिए बना कर लाता हूँ। और आप लोगों को थोड़ा-सा कभी-कभी देर हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, जैसे कि मैं रात को 8-9 बजे भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग कृपया एक बार उस समय भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने समयानुसार कि आप लोग को जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध कराता रहूँ ये वीडियो। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्त मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ज़बरदस्त क्लासेज जो है हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज पर लगातार मिलता है। तो सूरज के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा ये पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पायरोमीटर जो हो जाएगा सूर्य के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये आमीटर भी पूछ लिया जाता है, आमीटर कह दे या ए मीटर कह दे। ठीक है ना, कभी-कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दोस्त मेरे ये होता है आप लोग को विद्युत धारा मापने के लिए जो है ये आमीटर या एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न छठा नंबर है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये प्रश्न तो दोस्त मेरे आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउरकेला की जो बात किया जाए कि राउरकेला इस्पात कारखाना, तो इसका तो पहले आंसर समझ लीजिए कि कौन सा हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जर्मनी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राउरकेला इस्पात कारखाना के लिए। तो कभी प्रश्न पूछ दे कि राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। पहले तो ये देख लीजिए, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है ना? इसकी स्थापना कब की गई, यानी कि उद्घाटन या स्थापना अगर पूछ दे, तो दोस्त मेरे ये हुआ था 1959 में। उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1959 में ये राउरकेला इस्पात कारखाना की जो है उद्घाटन किया गया था। 1959 में राउरकेला इस्पात कारखाना जो है ये उद्घाटन हो गया था इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है ना,
तो ये तो हो गया आप लोग को राउरकेला से। दो तीन प्रश्न यहाँ पर और पूछ लिए जाते हैं आप लोग को परीक्षाओं में। वो कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। आप लोग को अगर भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना की अगर बात पूछ दिए, भिलाई अगर पूछ दे, दुर्गापुर पूछ दे, ठीक है ना, दुर्गापुर पूछ दे, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि भिलाई जो है आप लोगों को सोवियत संघ के सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, ठीक है ना, या इसको रूस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रूस की सहायता से भिलाई में जो इस्पात कारखाना लगा था, ये आप लोगों को कब बना था, तो ये आप लोग को 1900 ये ये 1955 में जो है, ये आप लोग की इसकी स्थापना जो है, शुरुआत जो हुई थी 1955 में शुरुआत हुई थी भिलाई संयंत्र की। दुर्गापुर की वहीं पर बात की जाए, तो दुर्गापुर की अगर बात किया जाए तो ये आप लोग को 1959 में जो है, ये 1959 में तैयार हुआ। किसकी सहायता से, तो ये ब्रिटेन की सहायता से जो है, ये ये ब्रिटेन की सहायता से जो है इसको बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि भिलाई संयंत्र जो है सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से। ये प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और बच जाता है आप लोग को बोकारो जो है, तो बोकारो स्टील प्लांट की जो बात है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि बोकारो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 7वां नंबर है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है, शाक्य कुल, ज्ञात्रक कुल, गौतमी कुल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्त मेरे ये हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी जो थे ये शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे, शाक्य कुल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 8वां नंबर है कि भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग को आंसर बताना है इन चार पांचों ऑप्शन में से कि कौन थे दोस्त। तो उस समय जो थे, आजादी के समय यानी कि अपना देश जो है 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, ये जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे, ये जेबी कृपलानी जी थे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि एक सुभाष चंद्र बोस जी से बार बार कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो आप लोगों की परीक्षा में एक प्रश्न तो जरूर उससे पूछे गए हैं। इस बार आप लोग अगर बीपीएससी ट्री 2.0 का अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, तो उसको देखे होंगे कि आप लोग को बार बार प्रश्न जो है, आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से आप लोग को देखने को मिला है। तो सुभाष चंद्र बोस जो, देखिए, ये दो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पहला तो अध्यक्षता किए थे, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 1938 में। ये हरिपुरा हरिपुरा जो है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1938 में। 1939 में जो किए थे, ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। तो ये दो अधिवेशन भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार रिपीट आप लोग को परीक्षाओं में किए गए हैं ये प्रश्न, ठीक है ना। हालांकि बिहार के जो बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को कई बार पूछा गया कि गया अधिवेशन और बिहार में पटना कांग्रेस अधिवेशन जो है कब किया गया, कब हुआ और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये बार बार आप लोग को रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है और आप लोग को इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए देखिए है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। ऑप्शन आप लोग के पास है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से आप लोग को बताना है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, तो इसमें कोई आप लोग को विशेष सोचना नहीं है, तुरंत लगाइए, ये कर्नाटक में जो है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 10वां नंबर है कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई।
भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो दोस्त मेरे, ये जो है प्रथम भाषा के आधार पर एक राज्य की जो स्थापना की गई थी, ये 1953 में की गई थी। ठीक है ना? जो कि आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। भाषाई आधार पर अगर प्रश्न आप लोग ऐसे भी पूछ दे कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था, तो वो बना था भाई आंध्र प्रदेश। कब बना था? तो ये 1953 में बना था। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग का यही लाइक शेयर और कमेंट जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 11 नंबर है कि किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? भाई मेरे, ये तो ज्योग्राफी का बहुत ही क्या बोला जाए कि टॉप टॉप क्वेश्चन है, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग बीपीएससी 3.0 के लिए ही मत कहिए, इसको एसएससी के लिए कहिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सबके लिए ये कई बार का रिपीटेड प्रश्न है कि समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है। और ये आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये हो जाएगा आप लोग को गुजरात राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो अब बात उठता है कि भाई कितना है? ये भी तो बात उठ सकता है ना कि सबसे लंबा है तो कितना है? तो दोस्त मेरे, ये हो जाएगा, ये 1600 किलोमीटर जो है, ये लगभग जो है, ये गुजरात राज्य की समुद्र तटीय रेखा है। एक प्रश्न और आप लोग को प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो कि पूछ लिया जाता है। अगर भारत की कुल तटीय रेखा पूछ लिया जाए, भारत की कुल समुद्र तटीय, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा। हम्म। समुद्र तटीय रेखा कितनी है? अगर पूछ लिया जाए कि भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा कितनी है, या कितना किलोमीटर जो है समुद्र से भारत की ये समुद्री सीमा लगती है, तो दोस्तों ये कुल हो जाएगा आप लोग को 7516.6 किलोमीटर जो है, ये टोटल जो है कुल समुद्र तटीय रेखा है भारत की। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 12 नंबर है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? ऑप्शन आप लोग के पास है, रॉबर्ट हुक, वाटसन एवं क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये आप लोग को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 13 नंबर आप लोग को है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन है फ्लिंट कांच, पाइरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धूप चश्मा की बात किया जाए, तो इसमें दोस्त मेरे आप लोग को जो है, ये क्रूक्स कांच का जो है उपयोग किया जाता है। और ये आप लोग को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कई बार का रिपीटेड प्रश्न भी है कि धूप चश्मा के लेंस में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 नंबर है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर छिप गया है कि पहला तो आप लोग को पूछ दिया जाए कि कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है, ये किस प्रकार का पार्क है, तो ये भाई मेरे विश्व का सबसे और एकमात्र ये तैरने वाला उद्यान जो है, ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग को हो जाएगा, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है ना? भारत के मणिपुर राज्य में जो ये स्थित है, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद की बात की जाए, ये किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन है शिवाजी, महाराजा जयसिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा, ये शिवाजी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में ही अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो थे,
ये नियुक्त किए गए थे शिवाजी के शासनकाल में, छत्रपति शिवाजी जिनका पूरा नाम हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 नंबर आप लोग को देखिए, ये क्या है कि किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। भाई मेरे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार आप लोग को प्रश्न पूछे गए हैं। ये बहुत ही, ये इतिहास का तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन कौन से दो मुगल बादशाह जो है अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी बायोग्राफी जो है स्वयं लिखे थे। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को बता दूं, ये आप लोग को हो जाएगा, ये जहांगीर एवं बाबर जो हो जाएंगे, ये इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दो मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 17 नंबर आप लोग को है कि भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी दोस्त? ऑप्शन है आप लोग के पास 1919, 1909, 1935, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? ये 1919 जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ। भाई मेरे, ये तो बीपीएससी ट्री 1.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया कई शिफ्टों में, ये ट्री 2.0 में भी पूछा गया और आगे आप लोग को ट्री 3.0 में भी पूछा ही जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आप लोग के पास है 1886, 1986, 1786, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की अगर उत्तर की अगर बात किया जाए तो दोस्त मेरे, ये आप लोग को हो जाएगा, ये 1786 में जो है ये गोलघर जो है का निर्माण जो हुआ। ठीक है ना, 1786 ईस्वी में। अगर प्रश्न कभी ये पूछ ले कि पटना स्थित गोलघर निर्माण जो है, ये किसके द्वारा ये योजना बनाई गई थी कि गोलघर का निर्माण किया जाए, उस समय शासक कौन थे? ब्रिटिश शासक। तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग जो थे, वारेन हेस्टिंग जो थे, ये उस समय के आप लोग को हेस्टिंग, ठीक है ना, ये वारेन हेस्टिंग जो थे, इन्हीं की योजना थी कि पटना में गोलघर बनाने के लिए। और उस समय के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियर और बहुत ही अनुभवी इंजीनियर जो थे, जिनका नाम था जॉन जॉन गार्सिटन था उनका नाम। ठीक है ना, जॉन गार्सिटन जो था उनका नाम था। ठीक है, जॉन गार्सिटन जो था उनका नाम था, ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने ही पटना स्थित गोलघर का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जो कि वारेन हेस्टिंग उस समय के आप लोग को ब्रिटिश शासक थे। ठीक है ना। एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि कभी ये पूछ लिया जाए, आजकल बहुत ही परीक्षाओं में उल्टा पलटा कई प्रकार के तथ्य पूछ दिए जाते हैं। कभी ये पूछ लिया जाए कि पटना स्थित गोलघर में सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है ना, सीढ़ियों की कुल संख्या अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्त मेरे आप लोग याद रख लीजिएगा, 145 कुल सीढ़ियां है। ठीक है ना, 145 कुल सीढ़ियां है, जिस पर आप लोग पूरे पटना का शहर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ गोलघर से संबंधित कुछ बातें जो हुई, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 19 नंबर है आप लोग को कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। मनसबदारी प्रथा की बात की जा रही है। तो मनसबदारी प्रथा जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को अकबर द्वारा जो है ये इसका शुरुआत किया गया था मनसबदारी प्रथा का। ठीक है ना, अकबर द्वारा। लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और पॉइंट पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे। सबसे ज्यादा मनसबदार जो थे, ये किसके शासनकाल में अगर पूछ दे प्रश्न कभी, तो आप लोग को बिना देर किए हुए औरंगजेब पर टिक लगा देना है। ठीक है ना, औरंगजेब जो है, इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मनसबदार जो थे ये उपस्थित थे। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कौन थे? औरंगजेब थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये देखिए, ये कारगिल विजय दिवस है।
कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। तो कारगिल विजय दिवस की अगर ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए 15 मार्च, 5 मई, 26 जुलाई, उपयुक्त में से एक सही, अउपयुक्त में से कोई नहीं। तो कारगिल विजय दिवस की बात की जाए तो ये 26 जुलाई को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है ये भी तथ्य आप लोग समझ लीजिए कि 26 जुलाई 1999 को जो है, जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसका युद्ध जो समाप्त जो हुआ, युद्ध समाप्ति जो हुई थी, जिसमें अपने भारत देश की विजयी हुई थी, ठीक है ना? 26 जुलाई 1919 को ही हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष जो है 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस जो है, ये मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आप लोग को, ये 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। आप लोग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह के छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से, चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा बना देता हूं, तो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त जो हैं बीच में ही स्किप करके वीडियो को छोड़ देते हैं और भरपूर क्वेश्चन का जो है आप लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न में जो है मैं आज होमवर्क के तौर पर आप लोग को दे दे रहा हूँ, जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए होमवर्क प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न है, आप लोग के लिए ये होमवर्क प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? ऑप्शन आप लोग के पास 5 ऑप्शन है यहाँ पर। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है, ये कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब देना है। ठीक है ना? कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? और दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो जो है आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसी तरह के लगातार प्रश्न पाने के लिए, ये तो आप लोग को दोस्त मेरे, ये तो 40 नंबर के लिए ये जो आप लोग का क्लासेज, जो मिक्स क्लासेज चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग को सेपरेट भी क्लास चाहिए, अगर इतिहास के लिए, भूगोल के लिए सिर्फ, या आप लोग को राजनीतिक शास्त्र के लिए, या अर्थशास्त्र के लिए, जिन विषयों के लिए चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि सर इस विषय का जो है सेपरेट क्लास जो है आप अपने चैनल पर लेकर आइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी एकदम टॉप लेवल का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज भी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को जो है ये चैनल पर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो दोस्त मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक और शानदार वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।